हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंटो क्लासेस में। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक, आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स का कभी कभी पूछा जाता है। इसको सेकंड तरीका से कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, यहाँ पे मैंने उसको भी लिख रखा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है, किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। पहले हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जानेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, उसके बाद इसके फॉर्मूले को डिराइव करने बोल रहे हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है 5 मार्क्स का, इसके बाद इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं इसको सेकंड पार्ट इसके बाद बताएंगे। चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बताने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर को लेंगे यहाँ पे, और फिगर की तरफ पहले चलते हैं। फिगर में देखिए, यहाँ एक कंडक्टर लिया हुआ है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किए तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका रैंडम मोशन था, इधर उधर मोशन होता है, जिसके कारण दोनों के बीच में टक्कर, इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होता है, और उस समय जो वेलोसिटी होता है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। वापस सुने, कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन करता है, जिसको बोला जाता है रैंडम मोशन। जब इधर उधर मोशन करेगा जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का टक्कर होगा, टक्कर होने के बाद उसका जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब आता है सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर यहाँ आपको दिख पा रहा होगा कि कंडक्टर जिसका लेंथ L है, उसको जब बैटरी से कनेक्ट किए, जिसको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, और ये नेगेटिव की तरफ कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए, करंट जाने लगेगा, इधर से करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वेलोसिटी का जरूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वेलोसिटी की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करे, किधर मूव करे, पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ मूव करे, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ मूव करे, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। अब यहाँ पे ध्यान दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर आर ड्रिफ्टेड मतलब मूव करना। ड्रिफ्टेड किधर ड्रिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस भी एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर के तरफ ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोटेड बाय VD बराबर क्या होगा फॉर्मूला, E/m टाउ। यहाँ पे E हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E बड़ा वाला E इलेक्ट्रिक फील्ड, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, कितना होता है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं 10⁻⁻6 दिया है। लेकिन होप आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को, कि इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है। इस कंडक्टर को जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किए हैं, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो I करंट जाने लगेगा और इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा साइड से मूव करेगा, ठीक है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैविंग n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी। नाउ ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, then I current passing through the conductor, due to which electron are moving towards
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वाले बात को जहां पे फिगर एक्सप्लेन किए इस वाले पूरे चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A having n number of free electron per unit volume. Now a conductor is connected with a battery of potential difference V, then I current pass through it, due to which free electrons are moving towards positive terminal of battery. ठीक है, यहाँ पे मैंने दो फिगर बना रखा है, यही वाला फिगर सेम यहाँ पर भी है, तो इस फिगर को मैं मिटा देता हूं। अभी यहाँ पे आप दो फिगर देख पा रहे होंगे। एक फिगर के बारे में मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा था। यहाँ पे ध्यान दे, जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन होने के बाद इसका कोलिजन होगा और जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है u जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट जाने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा साइड से मूव करेगा, जिसका फिगर मैंने यहाँ पे पहले वाले फिगर में बिना बैटरी का कंडक्टर है, दूसरे वाले फिगर में बैटरी के साथ कंडक्टर है। चलिए चलते हैं इसका डेरिवेशन की तरफ। लेट -e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और f है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर QE। तो F बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया तो -e दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या फॉर्मूला आता है, F बराबर ma। तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बाय m। यहां पे ध्यान दे, F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -e, तो इसको यहां बैठा देंगे तो A बराबर आएगा -e बाय क्या हो जाएगा m। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं आगे। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं V बराबर होता है U प्लस AT। V बराबर क्या होता है, U प्लस AT। V हमारा फाइनल वेलोसिटी, U हमारा इनिशियल वेलोसिटी, A हमारा एक्सेलरेशन और T हमारा क्या है, हमारा टाइम। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। U हमारा इनिशियल है, इनिशियल बिना बैटरी से कनेक्ट किए थे उस समय कितना आया था, 0। और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और टी टाइम के स्थान पे यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को यूज करना है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और इनिशियल जो u है वो हमारा कितना होगा, 0। तो vd बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, ये टाउ बचेगा। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -e बाय m। तो vd बराबर हो जाएगा -e बाय m टाउ। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया है कि vd के ऊपर वेक्टर -e m टाउ। यहां पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसे नेगेटिव साइन दिया है। अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, मोड। तो हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, तो यहाँ पे मोड लगा दिए, यहाँ पर भी मोड लगाना पड़ेगा, vd बराबर EEM, टाउ पे मोड लगा दिए तो हमारा निकल के आएगा vd बराबर EEM, और यहाँ पे आ गया टाउ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में डिनोट किया। अब यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर EM टाउ को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये VVI ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट। ये आता है बार बार एग्जाम में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहे। आज का क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालने बोला है। यहाँ पे ध्यान दें, एक कंडक्टर लिया हुआ है
जिसका लेंथ कितना होता है, एल दिया हुआ है। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है ए। इस कंडक्टर को जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है प्लस माइनस, यहां से करंट जाने लगेगा। अगर करंट इधर से जाता है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। एक कंडक्टर जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, जैसे ही कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, आई करंट जाने लगेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। देखिए पॉजिटिव विंड है, ये पॉजिटिव विंड हो जाएगा और इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव विंड। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव विंड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है किसके प्रेजेंस में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव करेगा। कंसीडर ये कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, हैविंग n number of free electron per unit volume. Now a conductor is connected with a battery of potential difference V, then I current pass through it, due to which electron are moving towards the positive end of conductor in the presence of electric field. इस चीज को मैंने यहां लिख रखा है, consider a conductor of length L, area of cross section A, having n number of free electron per unit volume. Now a conductor is connected with a battery of potential difference V, then I current pass through it, due to which electrons are moving towards positive end of conductor in the presence of electric field. कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। मतलब अगर इसको कंडक्टर मानते हैं तो एक यूनिट में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो n को माना गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। मतलब इसके नीचे वाले को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है और ये हमारा क्या है, लेंथ है, तो हो जाएगा a इंटू एल। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो यहां पे ध्यान दे, अगर n एक यूनिट में है, टोटल वॉल्यूम कितना है, AL। एक यूनिट वॉल्यूम में n, टोटल वॉल्यूम है AL, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा NaL। टोटल चार्ज अगर इस कंडक्टर में कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू NaLe, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा हो गया NaLe टोटल चार्ज। इफ T be the time taken by free electron with drift speed Vd during distance L। L क्यों ले रहे, क्योंकि L हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का जितना लेंथ होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बाय चार्ज। दूरी कितना डिस्टेंस दिया हुआ है L, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है Vd, तो L बाय क्या हो जाएगा Vd। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो L बाय Vd। नाउ इलेक्ट्रिक करंट बराबर I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। I बराबर Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, NaLe, और टाइम बराबर क्या दिया हुआ है, L बाय Vd। तो यहाँ पे L बाय Vd, L कैंसिल हो गया, तो I बराबर क्या निकल के आएगा, NeAVd। ये हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। यहाँ I करंट है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है चार्ज का, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और Vd हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब Vd बराबर क्या हो जाएगा, तो Vd बराबर लिखेंगे तो NeA नीचे चला जाएगा, तो I बटा NeA। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, तीनों कांस्टेंट हो जाएगा, तो Vd डिपेंड कर जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एक बार वापस रिगेन करते हैं, n को क्या माना गया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, A इंटू एल। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक यूनिट में n है, तो टोटल में कितना हो जाएगा, NaL। टोटल चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला जानते होंगे, Q बराबर Ne, तो इतना हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, उसको
चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए, NaLe हो गया। इफ T बी द टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट स्पीड Vd ड्यूरिंग डिस्टेंस L, देन टाइम बराबर क्या हो जाएगा L बाय V। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस L दिया हुआ है और स्पीड कितना दिया है Vd, तो T बराबर L बाय Vd। इलेक्ट्रिक करंट बराबर I बराबर होता है Q बाय T, तो I बराबर Q का वैल्यू दिया हुआ NaLe और टाइम का दिया L बाय Vd। L कैंसिल हो जाएगा तो I बराबर निकल के आएगा NeAVd। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। अगर Vd बराबर लिखे तो NeA नीचे चला जाएगा, तो I बाय NeA, NeA हमारा अगर कांस्टेंट है तो Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। ये हमारा VVI ऑब्जेक्टिव है। आज का टॉपिक है करंट डेंसिटी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे, जिससे और भी कोई दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके। तो टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं। J इक्वल टू होता है I बाय A। I को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं पर बोला जाता है, और A मतलब हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहां पे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग बीच वाला लाइन को बोलेंगे पर, ए को बोलते हैं यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो यहां पे लिखते हैं डेफिनेशन को, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इस चीज को मैंने यहां पे लिख रखा है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय J। करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं किससे J से। J बराबर होता है I बाय A। इसका यूनिट अगर लिखना दिया जाए तो SI यूनिट करंट का क्या हो जाएगा, सबको पता है एम्पियर, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये कैसा क्वांटिटी है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखे तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट का क्या हो जाता है A और मीटर का क्या होता है L, तो L माइनस 2A हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। आगे चलते हैं, एक रिलेशन हम लोग पढ़ के रखे हैं, I बराबर NeAVd। अगर इस रिलेशन को यहां पे बैठाते हैं तो J बराबर NeAVd बाय A और A कैंसिल हो जाएगा, तो J इक्वल टू आएगा NeVd। यहां पे J रिप्रेजेंट कर रहा है करंट डेंसिटी, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, E रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और Vd रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू Vd बाय E। Vd को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं पर, और E हो जाएगा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। म्यू इक्वल टू Vd बाई E। Vd को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं पर, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू से डिनोट करते हैं म्यू इक्वल टू Vd बाय E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बीच वाला लाइन को पर, और E को बोलते हैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसका यूनिट लिखा दिया जाए तो यूनिट क्या होगा इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है वोल्ट पर मीटर। तो मीटर अगर ऊपर चल जाता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा,
वोल्ट ऊपर जाएगा तो वोल्ट इनवर्स, और सेकंड पहले से ही है माइनस में, तो यूनिट हो जाएगा वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का यूनिट है। अब इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला जाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा LT - 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा MLT - 3 A - 1। M ऊपर चले जाएगा तो M - 1, L ऊपर चले जाएगा तो L0, T ऊपर चले जाएगा तो T स्क्वायर, और A - 1 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा A + 1। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन होगा M - 1 L0 T स्क्वायर A, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। यहाँ का टॉपिक ओम्स लॉ से है। ओम्स लॉ हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ओम्स लॉ में जितना भी फिजिकल कंडीशन होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, सारा को कांस्टेंट रखा जाता है, तब वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस ये कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। बोल रहा है कि कोई कंडक्टर के अक्रॉस में जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे एक कंडक्टर है, कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किए हैं, मान लेते हैं यहाँ इस बैटरी का वोल्टेज भी है, तो जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही उस कंडक्टर से करंट पास करेगा। वही चीज यहाँ पे है, वोल्टेज अक्रॉस ये कंडक्टर, इसको अक्रॉस बोला जा रहा है, वोल्टेज अक्रॉस ये कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वोल्टेज अक्रॉस ये कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ में टेम्परेचर और एनी फिजिकल कंडीशन सारा का सारा क्या होता है? कांस्टेंट रखा जाता है, तो उस समय जो वोल्टेज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को मैंने यहां लिख रखा है, इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बोला जाता है कि जितना भी फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सारा को कांस्टेंट रखना है, तो उस समय एट दैट टाइम वोल्टेज जो कंडक्टर के अक्रॉस में अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस कंडक्टर से करंट पास करने का। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके लिए आता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, R से डिनोट करते हैं, तो V = RI। R हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो R = क्या हो जाएगा? R = V/I हो जाएगा। मतलब वोल्टेज बाय करंट हमें क्या दे देगा? रेजिस्टेंस दे देगा, तो रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज बाय करंट हो जाएगा। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। यहाँ पे R = V/I आया है, तो वोल्टेज और करंट का अगर स्लोप निकाला जाए V/I, R = V/I, वोल्टेज और करंट का अगर स्लोप निकाला जाए तो जो स्लोप आएगा वो रेजिस्टेंस आएगा कंडक्टर का। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। कंडक्टर के लिए VI ग्राफ पे जो लाइन आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, इस प्रकार से आएगा। वोल्टेज ये है और ये वाला अगर करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये ग्राफ होता है कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और ओम्स लॉ को फॉलो कौन करता है? कंडक्टर या तो मेटल ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ओम्स लॉ को जो भी फॉलो करेगा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, और उसको बोला जाता है ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस के ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और ओमिक रेजिस्टेंस के अंतर्गत जितना भी कंडक्टर है, मेटल है, इसको रखा गया है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर, ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। जितना भी कंडक्टर है उसके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। सारे का सारे मेटल्स कंडक्टर के अंतर्गत रखा गया है, तो मेटल या तो कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। और दूसरा, टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओम्स लॉ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया है। द VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ V एक्सिस। Here V denotes voltage and I denotes current. The resistance of the conductor is given by। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे VI का ग्राफ दिया हुआ है।
ये अगर वोल्टेज है और ये हमारा करंट है, तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ का ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और यहाँ पे मान लेते हैं v एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ये करंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। अब जिसके साथ थीटा टच रहता है वो क्या कहलाता है, बेस, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं कि बेस बाय परपेंडिकुलर, ध्यान दें यहाँ पे r बराबर क्या होता है, v बाय आई, और v हमारा क्या दिया हुआ है, बेस, और i हमारा क्या दिया, परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बाय एच, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b। टेन थीटा बराबर अगर p बाय b होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b बाय p हो जाएगा। तो यहाँ पे b बाय p है, तो b बाय p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉट थीटा को। तो जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉट थीटा को। अगर थीटा एंगल v एक्सिस के साथ बनाएगा तो r जो रेजिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉट थीटा को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाता थीटा एंगल i एक्सिस के साथ बना रहा है तो उस समय जो क्वेश्चन का आंसर हो जाता वो हो जाता टेन थीटा। अभी पूछा गया क्वेश्चन में कि थीटा एंगल v एक्सिस के साथ बना रहा है, और v एक्सिस के साथ बनाने के कारण जो r इक्वल टू v बाय आई था, v यहाँ पे बेस है, i हमारा परपेंडिकुलर है, बेस बाय परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉट थीटा को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप लोग के लिए दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं देते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अच्छे से दें ताकि हम समझ सके कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है। क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेंपरेचर इज, बोल रहा है कि ओम्स लॉ जब वैलिड होगा तो उस समय टेंपरेचर क्या होना चाहिए। पहला पूछा ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, दूसरा पूछा ओम्स लॉ के समय में टेंपरेचर क्या होना चाहिए। बोला जाता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है जो इस बार आने का चांसेस सबसे ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस बार आने का चांसेस है 5 मार्क्स में। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहे, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस बार का एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग जानते हैं I इक्वल टू एन ई ए वी डी, और हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं वी डी इक्वल टू होता है ई बाय एम टाउ। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसके स्थान पे बैठाएंगे तो I इक्वल टू एन ई ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के स्थान पे इसको बैठाएंगे ई बाय एम टाउ को बैठा दिए। इसको अच्छे से अरेंज करते हैं तो I बराबर हो जाएगा एन, ई को ई से मल्टीप्लाई किया तो ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम, और इनटू क्या हो जाएगा ई। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला पढ़ के रखे हुए हैं ई बराबर वी बाय आर। यहाँ पे आर के स्थान पे हमको लेना पड़ेगा एल, क्योंकि एल हमारा क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ही मूव करेगा, इसलिए आर के स्थान पे क्या लेना पड़ा, एल। अब ई के स्थान पे वी बाय एल को बैठाएंगे तो यहाँ पे बैठा देते हैं, तो आई इक्वल टू आता है एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम, और ई इक्वल टू बैठा देंगे वी बाय एल। हमें चाहिए वी, तो एम एल को भेजना पड़ेगा यहाँ पे, तो वी इक्वल टू एम एल को यहाँ पे भेजिए तो क्या हो जाएगा एम एल, और नीचे हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ, और यहाँ पे बचा हुआ है क्या, यहाँ पे बचा हुआ है आई, तो आई को लिख दिए। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आर आई, जहां पे आर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। तो अगर आर को तुम क्या मानते थे, कांस्टेंट मानते थे, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आ जाएगा I। यही हमारा ओम्स लॉ होता है। तो ओम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। वापस एक बार आते हैं,
आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वी डी इक्वल टू ई बाय एम टाउ, यहां पे बैठा दिए हैं ई बाय एम टाउ। यहां पे ध्यान दें, इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। एन ई को ई से मल्टीप्लाई किया ई स्क्वायर ए टाउ है बाय एम और ई बचा हुआ है तो ई का फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के रखे हैं वी बाय आर। आर के स्थान पे यहाँ एल लेना है क्योंकि एल हमारा क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ई के स्थान पे वी बाय एल बैठा दिए। अब इसको अच्छे से अरेंज करते हैं, एम एल को इधर भेज देते हैं तो एम एल इंटू आई हो जाएगा और ए नी स्क्वायर ये टाउ कहां चला जाएगा नीचे। अब इसको क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इसके स्थान पे आर को रिप्लेस किए तो वी इक्वल टू आर आई। आर रिप्रेजेंट कर रहा है एम एल बाय एन स्क्वायर ये टाउ, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आर कांस्टेंट होता है तो आर को जब हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये हमारा ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है। आज का टॉपिक ड्रैग द रिलेशन J बराबर सिग्मा ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ध्यान दें यहाँ पे वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I इक्वल टू एन ई ए वी डी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी को पता है वी डी इक्वल टू क्या होता है ई ई बाय एम टाउ। इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो I बराबर एन ई ए वी डी का वैल्यू बैठाना होगा तो क्या हो जाएगा ई ई बाय एम टाउ हो जाएगा। यहाँ पे इसको अच्छे से अरेंज करते हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा एन ई, दो बार दिया हुआ तो ई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए दिया हुआ है और फिर यहाँ पे टाउ दिया हुआ है और नीचे एम दिया हुआ है और यहाँ पे ई दिया हुआ है। इस ए को हम नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I बाय ए और यहाँ पे बचेगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। यहाँ पे I बाय ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो I बाय ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है J को और एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा को, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो J इक्वल टू ये आया सिग्मा ई। वहां जहां पे J रिप्रेजेंट कर रहा है I बाय ए जिसको बोला जाता है करंट डेंसिटी, और यहाँ पे सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम और इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, और ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो फाइनल एक्सप्रेशन लेके आए हैं J बराबर सिग्मा ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बार वापस रिकॉल करते हैं। यहाँ पे I इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी। वी डी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ई ई बाय एम टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के स्थान में बैठाएंगे ई बाय एम टाउ। जब इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो n है, e को e से मल्टीप्लाई किया तो e स्क्वायर a है, टाउ है नीचे m हो गया, इधर e निकल गया, a को इसके नीचे लेके जाएंगे तो I बाय a इक्वल टू क्या बचेगा n e स्क्वायर टाउ बाय m इंटू ई। I बाय a को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं J से, तो J इक्वल टू और n e स्क्वायर टाउ बाय m को बोलते हैं सिग्मा जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे बैठा दिया सिग्मा और E पहले से प्रेजेंट है तो J इक्वल टू सिग्मा ई। इसको बोला जाता है ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है।